यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब लोग जो बहुत अच्छे रहेंगे, अपनी तैयारी में बढ़िया तरीके से लगे होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों का जून 2026 में जो एंटी नेट का पेपर हुआ था वो तो कैंसिल हो गया। ओके, और अब री नेट जो है वो सितंबर के अंदर अपना होने वाला है। ओके, तो उसी के लिए अभी हम लोग जो है वो एमसीक्यू सीरीज जो है वो एक स्टार्ट करते हैं। ओके, जिसके अंदर हम लोग जो बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन, जो रेलिवेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, उनको हम लोग जो है वो कवर करेंगे। ओके, इससे पहले एक वीडियो मैंने डाला था, उसके अंदर हम लोगों ने 150 क्वेश्चन जो कवर किए थे। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो 150 क्वेश्चन जो है वो और कवर करेंगे। बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन जो है अपना रीनेट का जो पेपर है उसके लिए तो रेलिवेंट है ही, और साथ में जो पंजाब के अंदर लेक्चरर का पेपर होना है पीजीटी लेवल का, उनके लिए भी बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस है। एंड जो यूपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर, उसकी अभी वैकेंसी तो नहीं है ये, बट उसका सिलेबस डिफाइन हो गया, तो उनके लिए भी रेलिवेंट है। ओके, तो बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चंस है। आइए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया, बोलता है फ्रॉम दी दो आपको स्टेटमेंट दे रखी है, एक है असर्शन और एक है रीजनिंग। ओके, देखो जब कभी भी आप असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को करो ना, एक मेरी बात समझना, एक आपको हैक दे रहा हूं मैं। जब कभी भी असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन को करना हो, आपको सोल्व करना हो, तो आप असर्शन और रीजनिंग को दो डिफरेंट स्टेटमेंट पहले समझो। ठीक है ना, आप ये मानो कि दोनों अलग अलग जो बातें हैं, मतलब असर्शन और रीजनिंग दोनों अलग अलग सेपरेटली पहले उनको पढ़ो। ओके, फिर ये देखो कि क्या ये दोनों बातें सही है या नहीं है सेपरेटली, और फिर आपको जो है वो क्या करना होता है, रीजनिंग को जो है वो लिंक करना होता है किससे, असर्शन से। जैसे अब यहां पे अगर देखें, क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, मार्जिनल कॉस्ट को हम कंपेयर करते हैं विद द परचेज प्राइस से, ये बात एकदम सही है। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच के अंदर हम लोग जो क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का किससे, परचेज प्राइस से। अगर मार्जिनल कॉस्ट जो है, मतलब बनाने की कॉस्ट अगर कम आ रही है और परचेज प्राइस ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम जो भी कंपोनेंट है उसको बनाएंगे। और अगर मान लो परचेज प्राइस कम आ रहा है और मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा आ रही है, इसका मतलब बनाऊंगा कोई कंपोनेंट है, मान लो ये पेन मेरे को बनाना है। ओके, इसको बनाने की मेरी कॉस्ट जो है वो तो आ रही है मान लो 10 रुपए, लेकिन ये मेरे को मार्केट में मिल जाएगा 8 रुपए का, तो इट्स बेटर कि आप बनाओ मत, आप क्या करो, डायरेक्टली परचेज करो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं परचेज प्राइस से। क्या ये बात सही है या गलत है, ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। दूसरा बोलता है अगर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो लेस है, अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम है किससे, परचेज प्राइस से। ठीक है जी, मतलब मार्जिनल कॉस्ट बनाने का खर्चा जो है वो आ रहा है मान लो 10 रुपए, और परचेज वही चीज मार्केट में मिल रही है मान लो 15 की, तो इट शुड बी परचेज, तो उसको परचेज करना चाहिए रादर देन मैन्युफैक्चर। ये बात सही है गलत है, सर ये बात तो बिल्कुल ही जो है वो क्या गलत है, कि अगर मान लो मार्जिनल कॉस्ट कम है परचेज से, तो अपने को यहां पे जो है वो क्या करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, वहां पे परचेज नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इट शुड बी परचेज रादर देन मैन्युफैक्चर, तो ये बात आपकी जो है वो क्या होगी, गलत होगी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, सेकंड। असर्शन तो आपकी करेक्ट है, बट रीजनिंग इज नॉट करेक्ट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्टैंडर्ड लेबर टाइम। स्टैंडर्ड लेबर टाइम के बारे में बता रखा है कि कौन सी बात सही है। स्टैंडर्ड लेबर टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड लेबर टाइम ये इंडिकेट करता है कि इतने समय के अंदर जो जॉब है ना वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो पहला क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट करता है द टाइम इन आवर्स नीडेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बिल्कुल ये बात एकदम क्या करेक्ट है। स्टैंडर्ड लेबर टाइम बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि कितने समय के अंदर ये जो पर्टिकुलर काम है अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द यील्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। शेयर को मतलब जो आपका इक्विटी शेयर होता है उसकी वैल्यूएशन करने के कई सारे मेथड अपने सामने अवेलेबल होते हैं। ओके, तो उनमें से एक यील्ड मेथड होता है। ओके, तो बोलता है अंडर द यील्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इफ फॉर एन इक्विटी शेयर ऑफ 50, अगर मान लो अभी उसका मार्केट प्राइस जो चल रहा है कितना, 50 रुपए, और एनआर जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो चल रहा है वो कितना, 10%, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना है आपका 5%। जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना, 5%। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आपको निकालनी है। तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन एनआरआर इनटू में P0। ठीक है ना, तो कैसे कंप्यूट करेंगे, वैल्यू ऑफ पर शेयर कैसे निकलेगा, एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इनटू में पेड वैल्यू। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेट कितना था 5% और नॉर्मल रेट कितना 10%, इनटू में पेड वैल्यू कितना 50। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा क्या 25। तो आंसर बनेगा फर्स्ट 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग करनी चाहिए आपको। यहां पे सबसे पहले बोलता है प्रिंसिपल सेपरेट एंटिटी। अच्छा, जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन है ना, तो आपको ये नहीं पढ़ने चाहिए, आपको ये पढ़ने चाहिए। ठीक है ना, पहले आप इनको पढ़ो, क्योंकि प्रिंसिपल सेपरेट एंटिटी आप देखोगे और फिर आपको ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, है ना, एक एक करके देखना पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप जो है जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए, मान लो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आइटम दे रखी है वो बहुत ही छोटी दे रखी है और राइट हैंड साइड पे जो आइटम दे रखी है वो बड़ी दे रखी है, तो उन स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ो, जो बड़ी स्टेटमेंट है उसको पढ़ो, फिर वो देखो कि वो किससे लिंक कर रही है ना, उससे टाइम बचेगा आपका। अब देखो जैसे यहां पे अगर मैं आता हूं वैल्यूइंग प्लांट एंड मशीनरी एट द कॉस्ट,
ठीक है, वैल्यू करना प्लांट एंड मशीनरी को कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। तो ये क्या है, तो ये अगर बात करें तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही तो बोलते हैं ना कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एसेट का वैल्यूएशन करेंगे किस पे, कॉस्ट पे लेस डेप्रिसिएशन। फिर रिकॉर्डिंग करना पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट, ठीक है। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द प्रोप्राइटर, उसके शो करता है बैलेंस शीट के अंदर, तो ये है आपका क्या, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ये बोलता है कि कंपनी और मतलब जो बेसिकली प्रोप्राइटर और जो कंपनी वो दोनों क्या अलग अलग है। इसका मतलब बेसिकली बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या अलग अलग है। फिर वैल्यू करना इन्वेंट्री को एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस, तो ये है आपका कंजर्वेटिज्म, जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, ओके। तो इसको इस तरीके से अगर मैचिंग करोगे तो आपको जो है वो टाइम भी कम लगेगा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है। पहला, व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर आर नॉट इशू, आपने जो है वो 100 शेयर फॉरफिट किए लेकिन री इशू किए मान लो 80 शेयर, तो 20 अभी भी बचे हुए हैं। तो बोलता है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट विल आल्सो शो ए क्रेडिट बैलेंस, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा जो इक्वल होगा टू द गेन ऑन द फॉरफिचर ऑफ शेयर नॉट येट री इशू, ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। फिर लॉस से होता है ऑन द री इशू ऑफ द शेयर कैन नॉट बी मोर देन द गेन द फॉरफिचर ऑफ दो शेयर, ये बात भी सही है। मतलब री इशू करने पर जो लॉस होगा ना वो कभी भी जो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा है उससे ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट है। एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे अलोंग विद द शेयर कैपिटल व्हेन प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड, ये बात भी एकदम क्या है, करेक्ट है। व्हेन फॉरफिटेड शेयर आर इशूड प्रीमियम, जब फॉरफिटेड शेयर को इशू करते प्रीमियम पे तो प्रीमियम अमाउंट इज क्रेडिट टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बिल्कुल नहीं। जब फॉरफिटेड शेयर को रीइशू करेंगे किस पे, प्रीमियम पे ना, तो एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा, मान लो 10 रुपए का शेयर था और 12 में रीइशू कर दिया, एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आएगा, पैसा कितना मिला 12, टू शेयर कैपिटल कितना 10, एंड टू जो 2 रुपए एक्स्ट्रा मिला वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना 2। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, जो गलत है वो क्या है, फोर्थ, ओके। ये इसका जनरल एंट्री जो है बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर करना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी कंपनी, ये होती है एज पर द AS 21। एक बात ध्यान रखना, जो भी होल्डिंग कंपनी होती है ना उसके लिए एक रेगुलेशन है। ये होल्डिंग कंपनी जो है वो क्या करेगी, ध्यान से सुनना, ये अपने स्टैंड एलोन जो अकाउंट है वो तो मेंटेन करेगी। ये बात ध्यान रखना, स्टैंड एलोन का मतलब होल्डिंग कंपनी अपना खुद के जो अकाउंट्स है वो तो मेंटेन करेगी, और ये भी 2 तरीके से मेंटेन करती है, एक तो करेगी क्वार्टरली और एक करेगी एनुअली, ओके जी। हर कंपनी को जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट जो पेश करने होते हैं, और ये होल्डिंग कंपनी जो है वो क्या करेगी, साथ में CFS बोलते कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रेजेंट करेगी, लेकिन ये करेगी ऑन एनुअल बेसिस पे। कैसे, एनुअल बेसिस पे, ओके, हर साल करेगी, ओके। जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, जो भी उसकी सब्सिडियरी कंपनीज है ना उनकी भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को अपने साथ में मर्ज करके जो वो क्या करेगी, पेश करेगी। अब क्वेश्चन ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये कैसे आप बनाओगे, इनको कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या कंपनी एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर करोगे, यस कंपनी एक्ट के हिसाब से बनाएंगे, बट ये कंसोनेंस के अंदर होना चाहिए विद AS 21। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर बता रखा फॉर्मेट कि आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 21। और ये बात ध्यान रखना कि हर होल्डिंग कंपनी जो है वो क्या अपने जो स्टैंड एलोन अकाउंट्स है वो तो बनाती है, हर साल जो अकाउंट्स बनाने वो तो बनाएगी, ठीक है, और क्वार्टरली रिजल्ट भी बनाएगी, और हर साल के एंड में वो क्या करेगी, एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी करेगी जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी अपने जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं और जो सब्सिडियरी कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको मर्ज करके एक स्टेटमेंट जो वो क्या करती है, शो करती है। चलो जी आगे, अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर, एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, ठीक है, उसका जो भी अमाउंट है उसको हम शो करते हैं बैलेंस शीट में उसके लोन अकाउंट के अंदर, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड बी शोन सेपरेटली इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट के कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, 3 तरह की एक्टिविटी है, ठीक है ना। जो एक है आपका, ध्यान से सुनना, एक है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब जो आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट है ना, P&L अकाउंट से रिलेटेड जो आइटम है वो सारी आती है किसके अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो इसमें बेसिकली P&L अकाउंट से रिलेटेड आइटम आती हैं। वही अगर बात करूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इनमें जनरली जो आइटम आती है वो कौन सी होती है, ध्यान से समझना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जनरली एक्टिविटी आती है रिलेटेड टू द एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड से, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जनरली जो एक्टिविटी आती है वो कौन सी होती है, रिलेटेड टू द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ओके। तो कौन कौन सी है, 3 तरह की एक्टिविटी। बोरोइंग एक्टिविटी होती है क्या, नो। ऑपरेटिंग, यस। फाइनेंसिंग, यस। इन्वेस्टिंग, यस। मिसलेनियस, नो। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, BCD, थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट करता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ ए कंपनी। बिल्कुल ये बात एकदम करेक्ट है। डेट इक्विटी रेशियो बेसिकली ये बताता है कि क्या एक कंपनी जो है अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का टाइमली बेसिस पे पेमेंट करने में एबल है या नहीं है। करेक्ट। फिर बोलता है ये मेजर करता है एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यस। अब मैंने यहां पे क्या किया, मैंने दोनों स्टेटमेंट को पहले जो है वो सेपरेटली पढ़ा। ठीक है, स्टेटमेंट ए सेपरेटली पढ़ा, क्या डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट करता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। यस। फिर हमने रीजनिंग जो है ये भी करेक्टली पढ़ा, इसका ये मेजर करता है एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यस। फिर अब हमने देखा कि क्या ये इसमें जो बात लिख रखे रीजनिंग में, क्या वो इस बात को प्रूव कर रही है नहीं कर रही है। हम बोल रहे हैं यस, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो यही तो बताता है ना लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, और ये मेजर करता है कि क्या एक कंपनी अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का टाइमली बेसिस पेमेंट करने में एबल है या नहीं है। यस। तो दोनों की दोनों बातें जो है वो करेक्ट है, और रीजनिंग के अंदर जो बात लिख रखी है ना वो असर्शन को जो है वो क्या कर रही है, करेक्ट प्रूफ कर रही है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो दे रखी है। द बैलेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एट द कॉस्ट हैज बीन, प्रॉपर्टी का आपको मतलब आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी उसका बैलेंस बता रखा है। स्टार्टिंग के अंदर था 20,000 रुपए 2015 में, और 2016 के अंदर है कितना, 17,000 रुपए। ठीक है जी, तो ये बता रखा है जी। शुरुआत में था ओपनिंग बैलेंस कितना था, 20,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना, 17,000। ठीक है। प्रॉफिट जो है इस साल जो हुआ वो है कितना, 2,000, इस क्रेडिटेड टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। नई प्रॉपर्टी 5,000 रुपए की हमने जो वो क्या करी है, परचेज करी। डिटरमाइन करो सेल प्रोसीड। अब इसके लिए आप लोग जो है वो क्या करते हो, आप प्रॉपर्टी अकाउंट भी बना सकते हो। ठीक है। जब जब प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो वो डेबिट होगी, जब जब प्रॉपर्टी कम होगी तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। प्रॉफिट से प्रॉपर्टी बढ़ती है और वो डेबिट साइड पे आएगा, और लॉस है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है ना। तो अब यहां पे करेंगे टू ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना था, ओपनिंग बैलेंस था सर 20,000 रुपए। ठीक है। फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस रखा है यहाँ पे, बाय क्लोजिंग बैलेंस ये कितना था, 17,000 रुपए। ठीक है। प्रॉफिट हुआ टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 2,000 रुपए। और आपने नई प्रॉपर्टी को परचेस किया, नई प्रॉपर्टी परचेस करोगे तो यहां आएगा टू बैंक अकाउंट कितना, 5,000 रुपए। ठीक है। ये सब दे रखा है। अब इसको आप जोड़ दो, कितना हो गया, 27। डेबिट साइड का बैलेंस जोड़ दिया कितना, 27। 27 में से 17 गए तो रहेगा कितना, बैलेंसिंग फिगर कितना बचा, 10,000। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। और ये इसका मतलब क्या है कि हमने 20,000 की हमारे पास शुरू में प्रॉपर्टी 5,000 की और खरीद ली, कितना हो गया, 25,000, और 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया 27 में से अभी पड़ी है 17, तो इसका मतलब हमने बेच दिया कितने में, 10 में। तो बाय कैश या बाय बैंक, हमने प्रॉपर्टी क्या कर दी, ब्रैकेट में सेल कितने कर दी, 10,000 की। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 10,000। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द स्केल डेविएशन इज द लीस्ट होता है व्हेन, अगर ये सम ऑफ स्केल डेविएशन आपने कहां से लिया, फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। कहां से, अर्थमेटिक मीन। तो अगर आप जो है वो x माइनस एक्स वर्ग करते हो ना, ठीक है, इसका अगर आप सम करोगे x माइनस एक्स वर्ग का स्केयर, और इसका लास्ट में आप सम करोगे तो ये सबसे जो कम आएगा। अगर आपने ये जो सम किया, ठीक है, ये आपने जो डेविएशन लिया वो किससे लिया, मीन से। किससे लिया, अर्थमेटिक मीन। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी। ओके। आगे मैचिंग करना जी आपको यहाँ पे बैंक दे रखा है। आईडीबीआई जो है वो कब बना, आईडीबीआई बना 1964 के अंदर, आईसीआईसीआई 1955 के अंदर, एलआईसी 1956 के अंदर, और सिडबी 1990। सिडबी जो है स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है ना, तो उनके लिए एक अपेक्स बैंक बनाया था, और किसने बनाया था, आईडीबीआई ने। आंसर जो क्या बनेगा, थर्ड। आगे बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स हेल्प करते हैं बैंक को क्या करने में, उनके कैपिटल बेस को स्ट्रेंथन करने में। बिल्कुल सही बात है। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म सही तो होता है कि हर बैंक जो क्या करेगा, एक मिनिमम कैपिटल अपने पास मेंटेन करेगा। यस। तो ये बैंक को हेल्प करते हैं क्या करने में, अपने कैपिटल बेस को स्ट्रेंथन करने में। ये बात करेक्ट है। फिर कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स हेल्प करते हैं बैंक को सैंक्शन करने में मोर लोन। क्या कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को अगर आप फॉलो करोगे तो क्या आप ज्यादा लोन दे सकते हो, नहीं, उसका कोई लेने देना नहीं। आंसर क्या बनेगा, स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी करेक्ट है, सेकंड आपकी इनकरेक्ट है। आगे हवाला बेसिकली क्या होता है, हवाला एक तरीका होता है क्या करने का, इलीगल ट्रांजैक्शन करने का, किसमें, फॉरेक्स के अंदर। ठीक है जी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनवायरमेंटल फोर्स जो शेप करते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी पे कौन सी ऐसी एनवायरमेंटल, कौन सा ऐसा वातावरणीय फैक्टर है जिसका पर्सनैलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, जेंडर नहीं, हाइट का नहीं, एक्सपीरियंस यस। सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट है एनवायरमेंटल फोर्स जिसका जो शेप करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को, वो क्या है, हमारा एक्सपीरियंस। जैसे जैसे एक्सपीरियंस अपने को लाइफ के अंदर मिलता रहता है वैसे वैसे हमारी पर्सनैलिटी जो डेवलप होती रहती है। आगे द फ्यूचर विल सी मोस्टली द इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस थ्रू सैटेलाइट नेटवर्किंग। ये बात एकदम क्या करेक्ट है कि फ्यूचर के अंदर, अगर हम फ्यूचर कैसे देख रहे हैं कि अब जो है इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस कैसे होगा, सैटेलाइट नेटवर्किंग के माध्यम से होगा। अब आपको बैंक की लंबी लंबी लाइनों में लगने की नीड नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है। फिर बोलता है और आरबीआई जो है वो क्या कर रहा है, ई बैंकिंग को एनकरेज कर रहा है, और इस काम के अंदर आरबीआई जो है वो क्या कर रहा है, एनकरेज भी कर रहा है। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है, और दोनों बातें एकदम जो है मतलब जो रीजनिंग है करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे अकॉर्डिंग टू एब्राहम मास्लो ने नीड हियरार्की थ्योरी दिया था मोटिवेशन का। द मोस्ट एलिवेटेड, तो सबसे एलिवेटेड टाइप ऑफ नीड जो होती है ना वो कौन सी थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप जो बनना चाहते हैं अगर आप वो बन जाए, दैट इज द मोस्ट एलिवेटेड नीड। ओके
आगे RWA विद रिगार्ड टू द कैपिटल एडिक्वेसी स्टैंड्स फॉर द रिस्क वेटेड एसेट। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म ऑफ द ई बैंकिंग, इनमें से कौन सा ई बैंकिंग का तरीका है? इलेक्ट्रॉनिक ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ई बैंकिंग का मतलब इंटरनेट बैंकिंग। भाई इंटरनेट बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ द ई बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग जो है वो पार्ट है ई बैंकिंग का। ई बैंकिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। उसके अंदर मोबाइल बैंकिंग भी आती है, उसमें एसएमएस बैंकिंग भी आती है, हर चीज आती है, ठीक है ना। तो ई बैंकिंग में क्या क्या आता है? क्या ई बैंकिंग में इंटरनेट बैंकिंग आता है? यस। टेलीफोन बैंकिंग? यस। इलेक्ट्रॉनिक चेक कन्वर्जन आता है, इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट आती है, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर थ्रू आरटीजीएस आता है। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। बोल दो फोर्थ। आगे विच वन द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ नाबार्ड, इनमें से कौन सा नाबार्ड का फंक्शन नहीं है? पहला प्रोवाइड करना रीफाइनेंस असिस्टेंस। भाई नाबार्ड सबसे मेन काम जो करता है ना वो क्या कहता है? रीफाइनेंस असिस्टेंस देता है। मतलब नाबार्ड क्या है वो अलग अलग आरआरबी या जो भी रूरल एरिया के अंदर जो बैंक ओपन कर रहे हैं और जो भी उनकी ब्रांचेज है उनको वो पैसा देगा और वो आगे पैसा देते हैं किसको? एग्रीकल्चरिस्ट को, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं रीफाइनेंस करना। तो नाबार्ड प्रोवाइड करता है रीफाइनेंस असिस्टेंस बाय वे ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेक्टरल रूरल बैंक एक्सेट्रा अप्रूव्ड बाय द आरबीआई फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। बिल्कुल करेक्ट है, ये बात तो एकदम क्या है? सही है, ये फंक्शन है इसका। नाबार्ड अंडरटेक करता है इंस्पेक्शन द कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इन आरआरबी, ये भी सही है। नाबार्ड जो है वो प्रमोट करता है रिसर्च इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। नहीं सर, अर्बन नहीं, ये हमेशा रूरल डेवलपमेंट की बात करता है। तो ये बात जो करेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ नाबार्ड। आगे सैलरी जो होती है फैक्ट्री क्लर्क की, उसको ट्रीट करते हैं क्या? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आगे क्लर्क की सैलरी, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग लीवरेज? ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, ये तो होता है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये भी होता है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, ये भी होता है। तो आंसर क्या आएगा? 4, ऑल ऑफ द अबव। आगे सेल दे रखी है फर्म की 74 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 40 लाख, फिक्स कॉस्ट है 8 लाख, ऑपरेटिंग लीवरेज बताओ। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। सेल कितना है? 74 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा है? 40 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना क्या? 34 लाख, और फिक्स कॉस्ट दे रही है कितना? 8 लाख। 34 में से 8 घटाऊंगा तो ईबीआईटी आ गया कितना? 26। अब फॉर्मूला में पुट कर दो। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना? 34, ईबीआईटी कितना? 26। तो 34 माइनस अब डिवाइड में 26 करेंगे तो आंसर आएगा 1.31, थर्ड। आगे फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ द कैपिटल क्वेश्चन डिसीजन इंडिकेट करो करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्काउंटिंग टेक्निक। इनमें कौन कौन सी डिस्काउंटिंग टेक्निक है? डिस्काउंटिंग मतलब जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो कंसीडर करती है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीए टेक्निक करती है, एनपीवी करती है, एआरआर करती है, एआरआर नहीं करती। दो टेक्निक है जो बेसिकली टीवीएम को टाइम वैल्यू मनी को कंसीडर करती है। एक है पेबैक पीरियड मेथड और एक कौन सा आपका एआरआर, ठीक है। आईआरआर करता है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? 1, 2 एंड 4। आगे इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल की वजह से क्या होगा? मे रिजल्ट इनटू विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपके पास में इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है तो उसकी वजह से क्या होगा? फेलियर टू अडॉप्ट टू चेंज, आप चेंज जो है अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल सही है। इससे आपकी क्रेडिट वर्दिनेस बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी बिल्कुल भी। अगर आपका वर्किंग कैपिटल नहीं है तो आपकी जो क्रेडिट वर्दिनेस है वो इंक्रीज नहीं होगी बल्कि वो कम होगी। इससे रिड्यूस करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, बिल्कुल सही बात है। अगर वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो अगर कोई प्रॉम्प्ट पेमेंट पे डिस्काउंट दे रहा है तो आप अवेल ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास में नेसेसरी कैश ही नहीं है उसको जल्दी पेमेंट करने के लिए। आगे कैसे सेल्स का वॉल्यूम भी कम होगा? ये बात भी एकदम करेक्ट है। आंसर क्या बनेगा? 1, 3 एंड 4। आगे कौन सा कॉम्बिनेशन जो है ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करता है अजम्पशन ऑफ वोल्टर डिविडेंड मॉडल? ठीक है जी, सबसे पहला द कंपनी हैज ए वेरी लॉन्ग लाइफ, इसका मतलब कंपनी जो है परपेचुअल लाइफ है, इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलेगी, ये तो है। ऑल अर्निंग आर इधर रीइन्वेस्ट इंटरनली और डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड, ये भी है। देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट फॉर द कंपनी, नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी कांस्टेंट है, मतलब के कांस्टेंट है, यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 1, 2 एंड 4, बोल दो थर्ड ऑप्शन। आगे विच वन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द रूल्स स्टैंड ट्रू व्हाइल प्रिपेयरिंग शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल? ठीक है जी, बोलते हैं अगर करंट एसेट बढ़ती है तो उससे वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। करंट एसेट के बढ़ने पर वर्किंग कैपिटल बढ़ती है। इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज वर्किंग कैपिटल? नो। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज वर्किंग कैपिटल? यस। करंट लायबिलिटी के बढ़ने पर वर्किंग कैपिटल कम होती है। एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज वर्किंग कैपिटल? नो। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेकंड, ए एंड सी। आगे प्राइमरी मोटिव जो होता है कंपनी का इन यूजिंग द फाइनेंशियल लीवरेज, वो क्या होता है? मैग्नीफाई करना शेयर होल्डर की रिटर्न अंडर द फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन। ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। प्राइमरी मोटिव जो है कंपनी का वो क्या होता है कि लीवरेज का यूज करके, बेसिकली चीपर डेट का यूज करके जो है वो क्या करना, इक्विटी वाले की यील्ड को जो है वो क्या करना, बढ़ाना। ठीक है, वो क्या करना, मैग्नीफाई करना शेयर होल्डर रिटर्न अंडर द फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है मैग्नीफाई करने के लिए शेयर होल्डर रिटर्न को बढ़ाने के लिए फिक्स चार्ज फंड कैन बी ऑब्टेन एट ए कॉस्ट हायर देन द फर्म रेट ऑफ रिटर्न। नहीं, ये बात एकदम करेक्ट है, नहीं ये बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है। कि अगर आपने जो है शेयर होल्डिंग रिटर्न बढ़ाना है तो आपको चीपर डेट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आपको डेट मिल रहा है मान लो 10% पे और आगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और मिल रहा है 8%, तो फिर फायदा हुआ क्या, नुकसान हुआ? नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है रॉन्ग है। आंसर जो बनेगा वो क्या, असर्शन तो आपकी करेक्ट है बट रीजनिंग आपकी इनकरेक्ट है।
आगे डेट फाइनेंसिंग जो है वो चीपर सोर्स है फाइनेंस का। ऐसा क्यों? क्योंकि डेट फाइनेंसिंग जो है डेट के ऊपर जो आप पेमेंट करते हो वो जनरली क्या होता है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट जो है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, मतलब इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है? चार्ज है प्रॉफिट का, ठीक है ना। तो प्रॉफिट में से डिडक्ट होगा तो इससे आपका इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? डेट चीपर क्यों है? व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट। आगे विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग के रिस्पेक्ट में कौन सी बात सही नहीं है? पहला, कैपिटल बस्टिंग जुड़ा हुआ टू द एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन से, ये बात एकदम करेक्ट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये भी सही है। टाइमिंग जो होते हैं कैश फ्लो के वो रेलिवेंट होते हैं, ये भी सही है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट द प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज सम कॉस्ट, गलत। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट होती है ना उसको हम सम कॉस्ट ट्रीट करते हैं, ये बोला नहीं करते, तो ये आपकी करेक्ट नहीं है। आगे विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू एसेट द वैल्यू ऑफ द फर्म, ये बात एकदम करेक्ट है। डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड हैव द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ द कैपिटल रिलेट टू द सोर्स ओनली। जो अलग अलग जो सोर्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो स्पेसिफिक कॉस्ट उसको बोलते हैं और वो सबकी अलग अलग होती है, ये बात भी सही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट कंप्राइज एनी रिस्क प्रीमियम। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या कोई रिस्क प्रीमियम नहीं होता है, तो ये बात जो करेक्ट नहीं है। आगे बोलते हैं सिंपैथेटिक लिसनिंग इन द अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर नीचे के लोग जो है वो क्या करेंगे, मतलब लोअर लेवल से जो है वो अपर लेवल को अगर क्या कोई कम्युनिकेशन किया जाएगा और अगर उस पर सिंपैथेटिक, और अगर अपर वाले जो है उसको बहुत ही सिंपैथेटिक तरीके से अगर सुनेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होता है? रिसेंटमेंट आता है कम्युनिकेटर में, सुन के वो अनसुना कर दे, ठीक है। तो क्या इससे जो है कम्युनिकेटर मतलब कम्युनिकेट करने वाले जो लोग हैं उनमें रिसेंटमेंट आएगा? बिल्कुल, ये बात एकदम करेक्ट है। फिर बोलता है सिंपैथेटिक लिसनिंग एंड एनकरेजिंग रिमार्क ऑफन, इसके ये क्या होता है? ऑफन लेट द कम्युनिकेटर टू बिलीव दैट हिज प्रपोजल विल रिसीव एक्शन नॉट कंटेम्पलेटेड बाय द सुपीरियर। और जब सिंपैथेटिक लिसनिंग जब की जाती है तो इनको ऐसा लगता है कि इनको मतलब हमने ऊपर वालों को अपनी बात तो बोल दिया लेकिन वो कोई भी एक्शन जो है इसकी अगेंस्ट नहीं लेंगे, ये बात भी एकदम करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट, असर्शन इज करेक्ट, आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। आगे हर्जबर्ग ने बिलीव किया डेट टुडे मोटिवेटर, जो आज के जो मोटिवेटर हैं वो कल के हाइजीन फैक्टर बनेंगे। हर्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी के अंदर दो तरह के फैक्टर होते हैं, ओके, एक होता है मोटिवेटर और एक होता है हाइजीन फैक्टर, यस। और हर्जबर्ग ने ये बिलीव किया डेट आज के जो मोटिवेटर फैक्टर हैं वो कल के हाइजीन फैक्टर बनेंगे, ये बात एकदम करेक्ट है। फिर सम जॉब कंडीशन, कुछ जॉब कंडीशन ऑपरेट होती है प्राइमरी टू डिससेटिस्फाई करने के लिए एम्प्लॉइज को व्हेन दे आर एब्सेंट बट देयर प्रेजेंस डज नॉट मोटिवेट देम इन स्ट्रांग वे, ये बात एकदम करेक्ट है। बट क्या ये इस चीज को प्रूव कर रहा है क्या? नहीं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेकंड, असर्शन रीजनिंग बोथ आर करेक्ट बट रीजनिंग इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे लॉस बाय फायर एग्जांपल है किस चीज का? अगर आग लगी उससे जो कोई नुकसान हो गया तो वो एग्जांपल है किसका? एबनॉर्मल लॉस का। आगे फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्लानिंग फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। सबसे पहले नंबर पे हम क्या करते हैं? डायग्नोज करते हैं अपॉर्चुनिटी को, यस। अपॉर्चुनिटी डायग्नोज करने के बाद अब हम ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, यस। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आइडेंटिफाई एंड कंपेयर करेंगे अल्टरनेटिव को, यस। फिर हम क्या करेंगे? चूज करेंगे उनमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को, यस। और उसके बेस पर हम क्या करेंगे? फॉर्मुलेट करेंगे डेरिवेटिव प्लान, यस। आंसर जो बनेगा वो क्या? थर्ड। आगे इन इंटीग्रेटिंग, जब हम इंटीग्रेट करते हैं स्पेशलिस्ट फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट मैनेजमेंट विद द लाइन फंक्शन ऑफ द सेल्स एज मेजर चैलेंज टू द टॉप मैनेजमेंट कैन बी अचीव बाय विच टाइप ऑफ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो है उसके लिए अपने को हम यूज करते हैं किसको? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, ठीक है जी। आगे मेन पर्पस जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग करके अपने को जो है वो पता चलती है पर यूनिट कॉस्ट, ओके। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जहां से अपने को पर यूनिट कॉस्ट पता चलेगा और पर यूनिट कॉस्ट आपको हेल्प करेगा किसमें? डिसीजन मेकिंग में। तो मेन पर्पस जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। डी, ए स्टोर लेजर कार्ड सिमिलर होता है किसके? बिन कार्ड के जैसा। आगे असर्शन देखिए, ड्यू टू दीस एक्सपेरिमेंट टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, फैक्ट्री डज नॉट रिमेन ए फैक्ट्री। फैक्ट्री अब फैक्ट्री नहीं देखिए बल्कि वो एक लैबोरेटरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात क्या सही है गलत है? बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। अगर आप इतने स्टडी करोगे तो फैक्ट्री आपकी क्या लैबोरेटरी में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा, मैनेजमेंट सक्सीड और फेल, मैनेजमेंट जीते या हारे एज ए ह्यूमन रिलेशन इन द बिजनेस आर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हैंडल्ड। ये बात भी एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। तो क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट सक्सीड और फेल एज ह्यूमन रिलेशन इन बिजनेस आर इंटेलिजेंट और अनइंटेलिजेंट हैंडल। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है, बट इससे कोई लिंक नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? असर्शन एंड रीजनिंग करेक्ट है बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इनमें से कौन सा थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से जुड़ा हुआ नहीं है? मास्लो जुड़े हुए हैं, क्राइस एग्रीस ने भी दिया था, हर्जबर्ग का भी है, लेकिन पीटर व्हिटेकर इन्होंने एमबीओ दिया था, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो ये ध्यान रखना, पीटर व्हिटेकर ने क्या दिया था? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव।
आगे, एज पर द हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मोटिवेशनल फैक्टर, इनमें से कौन सा मोटिवेशन फैक्टर नहीं है? रिकॉग्निशन है, वर्किंग कंडीशन ये मोटिवेशन फैक्टर नहीं है, ध्यान रखना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर द फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा रीजन नहीं है नए प्रोडक्ट के फेल होने का? पहला, गुड आइडिया बट ओवर एस्टिमेट मार्केट साइज, तो ये तो रीजन है। अगर आपने जो है आइडिया, तो आपका आइडिया अच्छा है लेकिन अगर आपने मार्केट साइज को ओवर एस्टिमेट कर लिया तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से जो आपका प्रोडक्ट फेल हो सकता है, ये तो रीजन है। दूसरा, करेक्टली पोजीशन न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट की पोजीशन बहुत अच्छी करी लेकिन उसका प्रमोशन अच्छे से नहीं किया या उसको ओवर प्राइस कर दिया, ये भी एक रीजन है, ठीक है, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है आपका फेल हो सकता है। आगे, डेवलपमेंट कॉस्ट कम थी, लोअर देन और इक्वल टू एस्टिमेटेड और द एक्सपेक्टेड, अब क्या ये रीजन हो सकता है कि अगर डेवलपमेंट कॉस्ट कम होगी तो आपने प्राइस भी कम रखा होगा, है ना, तो ये कोई रीजन नहीं आपके प्रोडक्ट के फेल होने का। तो आंसर क्या बनेगा? थर्ड। आगे, स्टैंडर्ड रेट पे किया जाएगा टू द एम्प्लॉय व्हेन ही कंप्लीट हिज जॉब इन स्टैंडर्ड टाइम, अगर एक एम्प्लॉय स्टैंडर्ड टाइम में अपनी जॉब को कंप्लीट कर लेगा तो उसको जो है स्टैंडर्ड रेट जो वो पे किया जाएगा। आगे, डैश इज विल्डेड बाय द मैन्युफैक्चरर, जो थ्रेटन करता है टू विड्रॉ रिसोर्स और टर्मिनेट रिलेशनशिप अगर इंटरमीडिएट फेल हो जाए टू कोऑपरेट, वो है कोर्सिव पावर, बोल दो दबाव डालेगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा दबाव डाला जाएगा, ठीक है, या थ्रेटन किया जाएगा, बोल तो थोड़ा सा मतलब एक तरीके से धमकाया जाएगा कि हम विड्रॉ कर लेंगे रिसोर्स को या टर्मिनेट कर देंगे रिलेशनशिप अगर इंटरमीडिएट फेल टू कोऑपरेट, तो ये होती है कोर्सिव पावर। आगे, व्हेन द कंज्यूमर फेवर उन प्रोडक्ट को विच ऑफर द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट को जो है प्रेफर करेगा जिसके अंदर आपको मेन फीचर देखने को मिलेंगे। मैचिंग एनर्जी आपको यहां पे दे रखा है, मैच द आइटम ऑफ द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू, जहां पे पीएलसी कर्व पैटर्न आर गिवन फॉर द डिफरेंट कैटेगरी। सबसे पहला प्रोडक्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो प्रोडक्ट कैटेगरी जो है इसका क्या होती है? हमेशा लॉन्गेस्ट पीएलसी, क्योंकि एक प्रोडक्ट कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनका पीएलसी साइकिल जो हो गया जनरली लंबा चलता है। प्रोडक्ट फॉर्म की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड पीएलसी होता है। प्रोडक्ट जो है वो क्या? प्रोडक्ट बेसिकली वन और सेवरल वेरिएंट शेप, ठीक है, और वही अगर बात करेंगे किसका ब्रांडेड प्रोडक्ट तो उनकी शॉर्ट या लॉन्ग पीएलसी हो सकती है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? ब्रांड, आपके ब्रांड की पोजीशनिंग के ऊपर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? 4। एक्सप्रेशन डाल के इसको रीडिंग जरूर कर लेना, ठीक है ना। आगे, ए पर्सन डिस्टिंग्विश करता है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट लेड टू रिलेटिवली कंसिस्टेंट एंड एंड्यूरिंग रिस्पांस टू हिज और हर एनवायरनमेंट, उसको बोलते हैं बेसिकली क्या? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के बेस पे आप लोग जो क्या करते हो? डिस्टिंग्विश करते हो, ठीक है ना। आगे, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट परमिट करती है प्राइस को टू चेंज फास्टर इवन डेली एज ए फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो इस प्रैक्टिस को बोलते हैं क्या? यील्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो लर्न कर लेना इसको। तो यील्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिस एक तरीके की क्या है? ये डायनेमिक प्राइसिंग है जिसके अंदर प्राइस को एडजस्ट किया जाएगा बहुत ही फ्रीक्वेंट तरीके से, इवन डेली और मोर ऑफन अकॉर्डिंग टू द फैक्टर जैसे डिमांड, सप्लाई, कैपेसिटी, टाइमिंग एंड अवेलेबिलिटी। आगे, स्ट्रेटजी देखिए आपको मैचिंग करना है। सबसे पहले डिफरेंशियल प्राइस की अगर बात करें तो डिफरेंशियल प्राइस कहां देखने को मिलेगा? जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री हो गया, होटल हो गया, फिजिशियन हो गया, डिफरेंशियल मतलब सेम प्रोडक्ट का अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है प्राइस रखना। तो डिफरेंशियल प्राइस कब मिलेगा? लो प्राइस फॉर अर्ली, एट इवनिंग मूवी, वीकेंड डिस्काउंट फॉर कार पार्किंग रेंटल एक्सेट्रा। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री की अगर बात करें तो यहां जैसे कस्टमर लॉन्च टू सिट इन व्हाइल वेटिंग फॉर ए टेबल एट द सर्विस सेंटर, ये कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस हो गया। वही बात करेंगे किसका? रिजर्वेशन का। तो रिजर्वेशन आपको देखने को मिलता है कहां पे? एयरलाइन में, होटल में, फिजिशियन के पास। और नॉन पीक डिमांड में हम क्या करेंगे? जैसे ब्रेकफास्ट सर्विस बाय द मैकडी एंड मिनी वेकेशन एंड द वीकेंड बाय द हॉस्टल्स, ये है आंसर जो बनेगा वो क्या? 4। आगे, विच टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन इज यूज्ड टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू द वे ए फर्म डिजाइन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टीज एंड परफॉर्मेंस। तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसको? चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने अपने आप को अलग दिखाना है, ठीक है, किस तरीके से कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज जो है वो आपसे क्या है? अलग है, ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? तो हम चैनल डिफरेंशिएशन का जो है वो मतलब चैनल डिफरेंशिएशन जो है उसको यूज करते हैं अपने आप को औरों से अलग दिखाने के लिए। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जो कोशिश करते हैं टू सर्व ऑल पोटेंशियल कस्टमर। जब हम सभी पोटेंशियल कस्टमर को सर्व करते हैं तो हम एक असम्पशन लेके चलते हैं और वो ये है कि नॉट ऑल कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एक्टिविटी इन द माइकल पोर्टर वैल्यू चेन। माइकल पोर्टर वैल्यू चेन के अंदर जो है हम क्या करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है प्राइमरी एक्टिविटी और एक है कौन सी? सपोर्टिंग। इनमें से कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है? इनबाउंड लॉजिस्टिक प्राइमरी है, ऑपरेशन प्राइमरी, आउटबाउंड प्राइमरी है, प्रोक्योरमेंट सेकेंडरी है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करता है कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट व्हेन द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड रिपीटेडली, तो वो है आपका रिलायबिलिटी। आगे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द एप्लीकेशन ऑफ टी टेस्ट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। टी टेस्ट कब सबसे ज्यादा कब एप्रोप्रिएट है? जब हम टेस्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन द स्मॉल साइज सैंपल। ये बात ये एकदम क्या करेक्ट है।
आगे, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर नहीं है? स्टैक है, लिस्ट है, ट्री लिंक, चेन जो है लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ध्यान रखना। आगे, डेट इज द डेट ऑन विच द बिल फॉल ड्यू फॉर पेमेंट, वो थी आपकी मैच्योरिटी डेट। आगे, ए ग्राफ ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ओगिव। क्या बोलते हैं? ओगिव। तो ध्यान रखना, ओगिव इज ए ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। आगे, इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, द क्लास हैविंग इट्स अपर लिमिट इज ट्रीटेड एज अ लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सक्लूसिव क्लास। आगे, फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो मीन होता है वहां पे 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? 1। आगे मैचिंग करना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। बेस ऑफ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द मीन ऑफ द पॉपुलेशन, अगर इसकी बात करें तो ये होता है इट इज द मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। नॉन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो है वो क्या? कि आपका नल हाइपोथेसिस मतलब μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। एंड पैरामीटर वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिप्टिव सेट से वो क्या होती है? वैल्यू किसके बेस पर? पैरामीट्रिक वैल्यू क्या होती है? पॉपुलेशन पैरामीटर के बेस पर। वैल्यू बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा जी? आपका फर्स्ट। आगे, देयर इज ए वेरी हाई इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर ऑफ द ओवरवेट, ठीक है, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो जितना ज्यादा ओवरवेट होगा उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी क्या होती है? कम होती है। तो विच इन द फॉलोइंग वैल्यू द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कंसिस्टेंट विद द स्टेटमेंट। तो देखो पहली बात तो इनवर्स रिलेशन है, बोलते नेगेटिव है, तो आंसर जो बनेगा वो इन दोनों में से बनेगा। और वेरी हाई कब होगा? जितना ही ज्यादा होगा, तो -0.8, ठीक है। आगे, काई-स्क्वायर की अगर बात करें तो काई-स्क्वायर के माध्यम से हम काई-स्क्वायर टेस्ट के अंदर हम क्या टेस्ट करते हैं? गुडनेस ऑफ द फिट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एनोवा के अंदर बेसिकली हम लोग जो क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू अमंग 2 और मोर सैंपल ग्रुप। जेट टेस्ट लार्ज सैंपल्स, जेट टेस्ट बेसिकली इसमें हम टेस्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू बिटवीन 2 लार्ज साइज सैंपल। और टी टेस्ट के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू बिटवीन द 2 स्मॉल साइज सैंपल व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अवेलेबल। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? 4। आगे, अगर परपेंडिकुलर जो है OX एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लेस देन और मोर देन द फ्रीक्वेंसी कर्व इज ड्रॉन, तो वो अपने को वैल्यू प्रोवाइड करेगा किसका? मीडियन का, दोनों के मिड का, ठीक है। आगे, इफ फॉर ए स्मॉल सैंपल के लिए अगर मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा? स्क्यू टू द लेफ्ट। आगे, हिस्टोग्राम यूजफुल है टू डिटरमाइन करने के लिए ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ मोड। हिस्टोग्राम को जनरली यूज करते हैं क्या करने के लिए? मोड कंप्यूट करने के लिए। आगे, इफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर नेगेटिव, अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन जो है वो दोनों का क्या होता है? सेम। व्हिच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्फसाइज करता है रिप्लेसमेंट द रूल ऑफ थंब, ठीक है। तो रिप्लेस करो रूल ऑफ थंबनेल मेथड, तो ये आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये बोलता है क्या? कि अपने को रूढ़िवादी के स्थान पे जो है वो क्या? विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। रूल ऑफ यूज ऑफ साइंस रादर देन रूल ऑफ थंब, ठीक है ना। मतलब कन्वेंशनल टेक्निक को छोड़ के और नए टेक्निक का यूज करना चाहिए। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ द प्लानिंग, इनमें से कौन सा प्लानिंग का एलिमेंट नहीं है? प्रोग्राम है, प्रोसीजर, पॉलिसी, इंफॉर्मेशन इसका एलिमेंट नहीं है। जॉइंट वेंचर जो है वो क्या? एक पार्टनरशिप है विद नो फर्म नेम ए। तो जॉइंट वेंचर एक टेम्परेरी बिजनेस अरेंजमेंट होता है जो बनाया जाता है बाय 2 और मोर पर्सन की तरफ फॉर कैरी आउट करने के स्पेसिफिक वेंचर और प्रोजेक्ट को। आगे, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है? इज वन वेयर ए प्रोजेक्ट इज असाइंड टू ए प्रोजेक्ट मैनेजर। ग्रेकुनर नेम लिंक है किससे? ये जुड़ा हुआ किससे? स्पैन ऑफ कंट्रोल से। तो इसने वीए ग्रेकुनस ने जो है वो अपना फॉर्मूला दिया था, ठीक है, कि एक पर्सन जो है वो कितने लोगों को एक टाइम पे जो है वो क्या कर सकता है? मैनेज कर सकता है। सब डिविडेशन मार्केटिंग उसको बोलते हैं बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन, जिसमें एंटायर मार्केट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेल फोरकास्टिंग एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? सेल फोरकास्टिंग के थ्रू हम एस्टिमेट करते हैं सेल्स वॉल्यूम को दैट ए कंपनी कैन एक्सपेक्ट टू अटेन विद इन प्लान पीरियड ए। आगे, रिटेलिंग कंसिस्ट ऑफ दीज एक्टिविटी इन्वॉल्व इन सेलिंग डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर। तो रिटेलिंग जो है उसके अंदर वो सब एक्टिविटी आती है विच इन्वॉल्व इन सेलिंग डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। ओइंग ऑफ द बिजनेस आर, बिजनेस की जो ओइंग्स होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? लाइबिलिटीज, जो बिजनेस में बाहर के लोगों को पे करना है। द प्रोविजन ऑफ द फंड्स इज एसेंशियल फॉर मीटिंग द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केटिंग। पैसा चाहिए किसके लिए? मार्केटिंग। ये बेसिकली बात कर रहे हैं किसका? मार्केटिंग फंक्शन है किसका? दिस इज द फाइनेंसिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। विच इज नॉट इंक्लूड अंडर टाइप ऑफ लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज होती है, ऑपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लीवरेज नहीं, कंबाइंड होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लीवरेज नहीं होती। प्रॉफिट फ्लक्चुएशन अकर ड्यू टू हाई फिक्स कॉस्ट आर रेफर टू एज। अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएट कर रहा है कि हाई फिक्स कॉस्ट की वजह से, तो उसको बोलते हैं ड्यू टू द ऑपरेटिंग लीवरेज। क्या बोलते हैं? ड्यू टू ऑपरेटिंग रिस्क।
तो इससे जो है वो क्या ऑपरेटिंग रिस्क आपका जो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर प्राइस थोड़ा सा भी कम हो गया तो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। आगे इकोनॉमिक लाइफ जो प्लानिंग तरीके 8 साल और कॉस्ट है 5 लाख रुपए, ठीक है। एनुअल सेविंग जो है हर साल का जो कैश फ्लो है वो है 1 लाख। तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिट बताओ कि 8 साल जो है वो चलेगा, ठीक है, और लग रहा है कितना, आज लग रहा है 5 लाख और हर साल जो आएगा कितना, 1 लाख, ठीक है। तो कितने साल में पैसा पूरा हो जाएगा, 5 साल में, और 5 साल के बाद जो पोस्ट पेबैक प्रॉफिट आपका होगा वो कितना होगा, 3 लाख। तो आंसर जो बनेगा सी, 3 लाख। आगे द प्रोपोर्शन ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल टू द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, उसको बोलते हैं बेसिकली क्या, कैपिटल गियरिंग रेशियो। आगे करंट एसेट दे रखिए 60,000, करंट लायबिलिटी दे रखिए 40,000, वर्किंग कैपिटल सीधा 20,000, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ द प्रेफरेंस शेयर वो डिसाइड होता है जिस टाइम में प्रेफरेंस शेयर को क्या करते हैं, इश्यू करते हैं। आगे व्हेन ए कंपनी हैज सरप्लस रिजर्व, जब कंपनी के पास रिजर्व तो बहुत सारे पड़े हैं बट मतलब अकाउंट्स के अंदर जो है वो प्रॉफिट बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास जो एडिक्वेट लिक्विडिटी नहीं है, तो कंपनी वहां पे क्या करेगी, अपनी कैपिटल को जो है वो कैपिटलाइज करेगी, इट्स रिजर्व को, अपने रिजर्व को कैपिटलाइज करेगी और डिस्ट्रीब्यूट करेगी रिजर्व को एज ए बोनस शेयर के तौर पे। कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली क्या आता है, कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर हम जॉब को पहले इवैल्यूएट करते हैं, वेज एंड सैलरी का एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, फ्रिंज बेनिफिट भी आता है। आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ द अबव। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ना एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो बेस्ड होता है किस पे, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। The career planning and development process is also part of comprehensive organization development, ठीक है। तो बोलता है career planning and development process जो है वो पार्ट है किसका, comprehensive organization development process का। बैंक डिपॉजिट दो तरीके की होती है, डिमांड डिपॉजिट और एक कौन सा, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट को टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। शेड्यूल 8 जो बैंकिंग एक्ट का, उसके अंदर क्या कहता है, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी आती है, डिबेंचर भी आता है, शेयर भी। आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ दीज। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है पब्लिक डेटा और रिस्पांसिबल है फॉर द इश्यू ऑफ न्यू लोन एंड ट्रेजरी बिल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो है वो क्या करता है, मैनेज करता है पब्लिक डेट को। आईडीबीआई जो है वो आईडीबीआई सेटअप किया गया था कब, जुलाई 1964 के अंदर, ठीक है। एक्सचेंजर वो मतलब वो पर्सन जिसको बेसिकली में हम एक्सचेंजर बोल रहे हैं, जो ऑपरेट करता है इंटरनेशनली, ठीक है, वो एंगेज होता है किसमें, वो बिल ब्रोकिंग का काम भी करता है, फॉरेन एक्सचेंज रेस भी करता है, प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर द पब्लिक बोरोवर। यस, आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना, हिस्टोरिकली एक्सचेंजर ऑपरेट करते थे इंटरनेशनली, ठीक है, परफॉर्म करते सेवरल फाइनेंशियल फंक्शन इंक्लूडिंग उसमें ये सब आता है। आगे एडवांस करना, लोन इंक्लूड, लोन एडवांसिंग में आता है ओवरड्राफ्ट, कैश, मतलब पैसा कैसे उधार दोगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकते हो, कैश क्रेडिट भी कर सकते हो, डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल। आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ दीज। द राइट एंड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर गवर्न बाय द हिंदू लॉ एंड कस्टम। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है वेरियस आइटम एज ए परसेंटेज ऑफ सेल। रेशियो ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसको बोलते हैं बेसिकली क्या, अर्निंग पर शेयर, ठीक है ना। सबका पेमेंट करने के बाद जो अर्निंग बची, ठीक है, उसको अर्निंग को डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो वो है आपका ईपीएस। इनकम लेफ्ट ओवर आफ्टर इंडिविजुअल पेड, एक इंडिविजुअल ने जब टैक्स का पेमेंट कर दिया एंड परचेज के लिए बेसिक नेसेसिटी ऑफ द फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, उसके बाद जो इनकम बचती है उसको बोलते हैं डिस्क्रेशनरी इनकम। अब वो उसको यूज करेगा बेसिकली क्या करने के लिए, नॉन एसेंशियल जो आइटम्स है उसके ऊपर वो खर्च कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है जी। पहला, मल्टी कोलिनैरिटी डज नॉट रिड्यूस द प्रिडिक्टिव पावर ऑफ द मॉडल, बोलता मल्टी कोलिनैरिटी जो है वो रिड्यूस नहीं करता प्रिडिक्टिव पावर ऑफ द मॉडल। ये बात जो है वो क्या है, करेक्ट है, ये बात तो क्या है, करेक्ट है। मल्टी कोलिनिटी डज नॉट रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द सेंसिटिव एनालिसिस ऑफ द मॉडल, नहीं, ये बात जो है वो सही नहीं है। अब यहां पे बता रखा है कि इट में नॉट सीरियसली प्रिडिक्टिव पावर की बात करें तो ये सीरियसली रिड्यूस नहीं करता प्रिडिक्टिव एबिलिटी ऑफ द मॉडल को, लेकिन वही सेंसिटिविटी की अगर बात करें तो यहां पे बता रखा है क्या, मल्टी कोलिनिटी मेक इट डिफिकल्ट टू आइसोलेट द इफेक्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम अदर। आगे प्रोबेबल एरर जो होता है ना ऑफ द कोरिलेशन इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द स्टैंडर्ड एरर, तो मतलब 0.6745 ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एक्सक्लूड करते हैं किसको, ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, वेज एंड सैलरी आएगा, लेकिन सेल्समैन कमीशन ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं है। साइक्लिकल वेरिएशन कैन बी स्टडी बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, साइक्लिकल वेरिएशन को स्टडी करते हैं, मेथड लीस्ट स्क्वायर, नो, लिंक रिलेटिव मेथड, नो, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, नो, रेसिडुअल मेथड, यस। तो ये ध्यान रखना, टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर साइक्लिकल वेरिएशन आर कॉमनली स्टडी यूजिंग द रेसिडुअल मेथड।
आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पहली बार डिस्कवर किया था फ्रेंच मैथमेटिशियन डी मोवरे के द्वारा इन 1733। याद कर लेना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर के अंदर। मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस जो कैसे निकालते हैं, ये बीटा 1, ये देख लो डिग्री ऑफ द स्क्यूनेस, ये मेजर करेगा डिग्री ऑफ स्क्यूनेस को, ऑलवेज ये पॉजिटिव होगा, और ये बेसिकली जो साइन मेजर द स्क्यूनेस, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना इसको। आगे मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स इज ए वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स है जिसके अंदर वेट टेकन और वेट जो लिए जाते हैं वो क्या होता है, वो एवरेज होता है किसका, बेस ईयर का एंड द करंट ईयर क्वांटिटीज का। एक कस्टमर रिटर्न कर रहा है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट में इन्फॉर्म करेगा सेलर को बाय क्या भेज करके, डेबिट नोट भेज करके। Which of these is an appropriation of profit, provision for payment of bonus, ये तो आपका appropriation, ये तो चार्ज ऑफ प्रॉफिट है, P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रेशन चार्ज है, प्रोविजन फॉर डिविडेंड ये आपका एप्रोप्रिएशन है, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। आगे इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इन ए डेटा सेट इज इंक्रीज बाय कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द रिजल्टिंग सेट ऑफ वैल्यू विल बी, तो वो क्या होगा, तो ये होगा इट इज लेस द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द ओरिजिनल डेटा सेट। Which of the following is not depreciate, इनमें से कौन सा डेप्रिशिएट नहीं होता, बिल्डिंग होती है, लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। पर्सनल मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड एज स्टाफ फंक्शन, पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो क्या स्टाफ फंक्शन का पार्ट है। फ्रिंज बेनिफिट आर आल्सो रेफर टू एज, फ्रिंज बेनिफिट को बोलते हैं क्या, जैसे नॉन वेज पेमेंट हो गया या सर्विस प्रोग्राम हो गया, हिडन पेरोल हो गया, आंसर क्या है डी, ऑल ऑफ द अबव। सोशल सिक्योरिटी जो इंडिया के अंदर प्रमलगेट किया जाती है कैसे, बाय एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इसके माध्यम से भी जो है एम्प्लॉयज का सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसके माध्यम से भी सोशल सिक्योरिटी मिल रही है रिटायरमेंट के टाइम पे। वर्कन कंपनसेशन, ये भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है, तो आंसर क्या आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सब्सटेंशियल बेनिफिट गिवन टू द टॉप एग्जीक्यूटिव एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ड्यूरिंग मर्जर और टेक ओवर मेजर, उसको बोलते हैं बेसिकली क्या, गोल्डन पैराशूट। सिंपल सा क्वेश्चन था। 2016 से पहले इंडिया में पहले भी डिमोनेटाइजेशन, अक्टूबर 2016 के अंदर डिमोनेटाइजेशन हुआ था, और 2016 से पहले भी 2 बार डिमोनेटाइजेशन अपने इंडिया के अंदर हुआ है। कब कब, एक बार 1946 के अंदर और एक बार 1978 के अंदर, ध्यान रखना, एक बार 1946 में, एक बार 1978 में। आगे पीटर एफ ड्रकर हो गया, एफडब्ल्यू टेलर हो गया, हेनरी फ्यूल हो गया, ये सब जब वो क्या है, ये अमेरिकन एंड फ्रेंच बेसिकली मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं। जो नया जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, इसको न्यूली इंस्टीट्यूटेड जीएसटी आर डिसाइडेड बाय जीएसटीसी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है लेबर टर्नओवर का, वो क्या है, लेबर टर्नओवर कॉस्ट की अगर बात करें तो ये प्रिवेंटिव कॉस्ट आर चार्ज डायरेक्ट टू द डिपार्टमेंट, जो प्रिवेंटिव कॉस्ट है वो चार्ज की जाएगी डायरेक्टली टू द डिपार्टमेंट को। जो लेबर टर्नओवर कॉस्ट है, जो प्रिवेंटिव कॉस्ट है, क्या वो डायरेक्टली आप डिपार्टमेंट को जो वो चार्ज करोगे, नहीं, ये बात जो है सही नहीं है। प्रिवेंटिव कॉस्ट आर चार्ज एज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड एंड अपोर्शन टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट, व्हाइल रिप्लेसमेंट कॉस्ट अराइज ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्ट ऑफ डिपार्टमेंट आर चार्ज डायरेक्ट टू द डिपार्टमेंट, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। प्रिवेंटिव कॉस्ट को तो हम क्या करेंगे, उसका एवरेज निकाल के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर एलोकेट करेंगे, जबकि जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसको जिस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उसी में जो है क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। Which area of the HR function of least affected by the internationalization training, ये इसका इस पे तो इंपैक्ट पड़ेगा, रिक्रूटमेंट पड़ेगा, सक्सेशन प्लानिंग पे, इस पे तो सबसे ज्यादा पड़ेगा। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे कम इंपैक्ट जो एचआर फंक्शन का वो इस पे पड़ेगा, इंटरनेशनलाइजेशन का। पीवी रेशियो हेल्प करता है डिटरमाइन करने में किसको, कंट्रीब्यूशन को, ये बिल्कुल सही बात है। फॉर एनी गिवन सेल वॉल्यूम, क्या पीवी रेशियो के माध्यम से प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हो हर प्रोडक्ट का प्रोसेस ऑपरेशन का, यस। क्या पीवी रेशियो के माध्यम से आप सेल्स वॉल्यूम निकाल सकते हो फॉर ए गिवन वेरिएबल कॉस्ट, यस। आंसर क्या है डी, ऑल ऑफ द अबव। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट अपॉन एक्चुअल आवर वर्क इनटू 100, ये क्या निकलता है, एफिशिएंसी रेशियो। इफ द वैल्यू ऑफ द वर्क सर्टिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 25% बट लेस देन 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अगर मान लो जो वर्क सर्टिफाइड है वो 25% से ज्यादा है लेकिन 50 से कम है, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो आप क्रेडिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कितना होगा, 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल होता है किसके, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट करती है किसको, रिस्क ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को। इंडिया के अंदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर गवर्न बाय सेबी। द कमिटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक इन इंडिया, ये इसका हेड कौन थे, जेपी नायक। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल को, वो ये क्या होती है, नोशनल कॉस्ट होती है, क्योंकि अपने को पे थोड़ी करना है, बड़ी नोशनल कॉस्ट है। बैंक आर मोर कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ द एसेट इंस्टेड ऑफ लायबिलिटी, क्यों ऐसा क्यों होता है, बिकॉज बैंक जो है वो मेन कंसर्न किससे होते हैं, एसेट से, ना कि लायबिलिटी से। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज दे कांट रिफ्यूज डिपॉजिट इनफ्लो विच इज मेजर चंक ऑफ देयर लायबिलिटी, ये बात ध्यान रखना, वो कभी मना नहीं कर सकते डिपॉजिट इनफ्लो के लिए।
किस साल में आरबीआई एनेक्ट हुआ था? तो आरबीआई एक्ट जो एनेक्ट हुआ 1934 में, आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ 1935 में, और आरबीआई ने वर्किंग करना जो स्टार्ट किया 1935 से, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो आरबीआई एनेक्ट हुआ, आरबीआई एक्ट जो है वो कब बना? 34 में, आरबीआई एस्टेब्लिश कब हुआ? 35 में, और नेशनलाइज कब हुआ? 1949 में। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो बेस्ड होता है किस पे? एनडीटीएल, डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। Which of the following is not a clause of the memorandum of association? इनमें से कौन सा memorandum of association का क्लोज नहीं है? नेम क्लोज होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सब्सक्रिप्शन, लेकिन डायरेक्टर क्लोज इसका पार्ट नहीं है। As per the company 2013 the maximum number of directorship held by a person not exceed 20। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। प्रोस्पेक्टस वैलिड होता है फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज आफ्टर द डेट ऑन विच द कॉपी इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस की कॉपी रजिस्ट्रार को डिलीवर कर दी उसके 90 दिन तक ये जो है वो क्या रहेगा? वैलिड रहता है। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर की वो पॉइंट आउट करे डिफेक्ट इन हिज ओन गुड्स। ये इसको बोलते हैं बेसिकली कैविएट एम्पटर। ये बोलता है कि अगर कोई बायर कोई जो है सामान ले रहा है सेलर से, तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सामान जो है वो ठीक होना चाहिए। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो डिफेक्ट बताए। ईजीएम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है वो कौन कौन बुला सकता है? बोर्ड भी बुला सकता है, बोर्ड बुला सकता है, रिक्वेजिशन ऑफ द मेंबर एंड क्या रिक्वेस्टनिश ये भी बुला सकते हैं। यस, आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव। नंबर ऑफ डिपोजिटरी जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं दो ही हैं, एक है एनएसडीएल, एक है सीडीएसएल। ए ग्रुप ऑफ पीपल जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन इंटरेस्ट इन ए मैटर में स्यू और बी स्यूड एज पर द कंपनी 2013। ये जो प्रोविजन है ये है आपका क्लास एक्शन स्यूट, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एक वेरियस पर्टिकुलर क्लास के जो लोग होते हैं, पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं। एनी एक्सपेंस जो प्रोवाइड करता है बेनिफिट फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ उसको बोलते हैं रेवेन्यू नेचर का खर्चा। शेड्यूल 3 का पार्ट 1 के अंदर बेसिकली फॉर्मेट दे रखा है किसका? बैलेंस शीट का, ये बात ध्यान रखना। और शेड्यूल 2 के शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में जो है फॉर्मेट दे रखा है किसका? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। ड्यू पॉइंट एनालिसिस एग्जामिन करता है किस चीज को? रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो को बाय 3 रेशियो को मर्ज करके, बाय एनालाइज द प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर एंड फाइनेंशियल लीवरेज। ए क्विक रेशियो 1.8:1, करंट रेशियो 2.5:1 और करंट लायबिलिटी है 60,000। तो करंट लायबिलिटी अगर 60,000 तो करंट एसेट आ जाएगा 60,000 का 2.5 गुना कितना? 1.5 लाख। यस, उसके बाद फिर डिटरमाइन करो वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है। अब यहां पे आपको देखा 1.8 इंटू में अगर 60,000 करोगे तो इससे आपकी जो क्विक एसेट भी आ जाएगा, और क्विक एसेट जो है वो निकाल लिया 1.8 इंटू में 60,000 करके 1,08,000। कितना गया? 1,08,000। अब जो डिफरेंस होता है क्विक एसेट और करंट एसेट में वो किसकी वजह से होता है? एक तो स्टॉक की वजह से और या प्रीपेड एक्सपेंस। अगर यहाँ पे ओनली स्टॉक की बात कर रही है ना, स्टॉक की बात की गई है, तो ये कितना आएगा? 42,000। बी मेरिट रेटिंग हेल्प करता है फॉलोइंग को एक्सेप्ट। मेरिट रेटिंग हेल्प करता है डिटरमाइन करने में हाई राइट वर्कर फॉर द राइट जॉब वर्क, ये बात सही है। डीलिंग करने में रिवॉर्ड विद मेरिट नहीं, मेरिट रेटिंग के बेस पे हम लोग जो रिवॉर्ड को लिंक करते हैं मेरिट से। अगर सेल है 1,20,000, इक्विटी कैपिटल है 10 लाख एंड ग्रोस प्रॉफिट है 30,000, तो जीपी रेशियो निकाल। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या? ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। तो 30,000 अपॉन 1,20,000 इनटू 100 करोगे तो आंसर आएगा 25%। इसका यहां पे कोई यूज नहीं है। इंडिया 7 जो डील करता है किसको? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। जो पहले अपना AS3 था अब उसका नाम जो है वो क्या हो गया? इंडिया 7, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। इंडेक्स आर इशू अंडर द सुपरविजन ऑफ द ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि एक बॉडी है जो ICAI के अंडर बना हुआ है। इंडिया के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट? AS3। विच स्टेटमेंट इज ट्रू विद द फॉर द डिफरेंस इन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर फॉर शॉर्ट रन, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी लॉन्ग रन, गलत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बल्कि लॉन्ग रन के लिए होते हैं, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर डिफाइंड फॉर द इंडस्ट्री, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफाइंड फॉर द फर्म, बिल्कुल गलत। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्ड किए जाएंगे इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर नीड नॉट बी रिकॉर्ड, नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हैं अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस को, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड टू मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी, यस, ये बात एकदम क्या है? करेक्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से फर्म की अर्निंग कैपेसिटी जो क्या होती है? रेज होती है। जब एमवी है मैच्योरिटी वैल्यू तो डेट, एनपी है नेट प्रोसीडिंग, एन है नंबर ऑफ ईयर टू मैच्योरिटी, आर है एनुअल इंटरेस्ट रेट, देन द कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स जो निकालनी है। तो फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा? आर बोलते इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में एन अपॉन मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन में 2 into 100। तो आंसर क्या बनेगा? थर्ड। द बर्ड इन द हैंड आर्गुमेंट डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन द डिविडेंड एंड अनसर्टेनिटी, और ये बोलता है क्या कि जो चीज आज है ना वो ज्यादा मतलब बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। रॉबर्ट ल्यूटरमोर ने सजेस्ट किया था 4C, इनमें से कौन सा उसके अंदर इंक्लूड नहीं है? कस्टमर सॉल्यूशन है, कस्टमर कॉस्ट है, कम्युनिकेशन है, क्रेडिट टर्म इसका पार्ट नहीं है। फिर इन द ब्लैंक्स, डैश इज द रेट ऑफ रिटर्न जो एक्चुअली इक्वेट करता है प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो को विद द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, वो होता है IRR। आगे, द टर्म मार्केटिंग मायोपिया किसने दिया था? थियोडर लेविट ने, जो बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस की बात करता है।
आगे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में इंक्लूड, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के अंदर क्या क्या आएगा, हेल्थ एंड सेफ्टी, बोलता नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन सा नहीं आएगा, हेल्थ एंड सेफ्टी आएगा, हाउसिंग फैसिलिटी ये भी नॉन मॉनेटरी है, एजुकेशन ट्रेनिंग नॉन मॉनेटरी, लेकिन जो डीलर्स अलाउंस है ये कैश के अंदर मिलता है, तो ये आपका जो है वो मॉनेटरी इंसेंटिव है। ओके जी, लो जी, ये कुछ एक क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो के अंदर जो कवर किए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ओके, और इसको बढ़िया तरीके से आप कवर करना, ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है अपने एग्जाम के लिए, आप इनको जरूर पढ़ के जाना। और ये जो मैंने एक्सप्रेशन डाल के ना, ये पीडीएफ में ऐप के ऊपर शेयर कर दूंगा, तो इसको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है ना जी। चलो एक बार के लिए क्वेश्चन आप कवर कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।